तो इसलिए तो कि क्लास हो नहीं पाती है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग कल उस दिन बता रहे थे क्या क्या चीज शामिल होगा, ये सवाल बता चुके थे, है ना। तो ये हम बता चुके थे कि उसमें क्या क्या चीज जुड़ता है। पेज नंबर है आपका 181। ठीक है, ये हम लोग बता चुके थे आपको। ठीक। तो ये वो होने का, अब इस पे बात करते हैं। आईटीसी एलिजिबिलिटी ऑन फिनेंशियल क्रेडिट नोट। फिनेंशियल क्रेडिट नोट क्या होता है बताए हैं उस दिन, कुछ बता पाएंगे आप? तो चीज बताओ, फिनेंशियल क्रेडिट नोट क्या होता है? सर फाइनेंशियल क्रेडिट नोट मतलब कि हाँ जो वैल्यू ऑफ सप्लाई को एडजस्ट करते हैं टैक्स लायबिलिटी इफेक्ट जिससे ना हो। हाँ हाँ। तो फिनेंशियल क्रेडिट नोट का मतलब होता है, इफ, पढ़ के बताते हैं आपको। इफ ए सप्लायर ऑफर से पोस्ट सेल डिस्काउंट, बाद में डिस्काउंट विदाउट एडजस्टिंग दिए। कहने का मतलब ये हुआ कि अभी हम बेच रहे हैं, बेचने के बाद हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं जिसमें जीएसटी अफेक्ट नहीं होगा, जीएसटी नहीं घटेगा, क्योंकि बेचते समय जीएसटी लगता है। और अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो सर आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, तो आवाज का कुछ कर नहीं सकते हम, ठीक भी हो जाएगा, हो जाएगा। आवाज आ रही है ठीक से अब? आवाज आ रही है ठीक नो है? सर, शायद नेट आपके नेट का इशू है क्योंकि आपकी वीडियो भी हिल के आ रही है और आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। अच्छा। मैंने कुछ नहीं सुना कि फाइनेंशियल क्रेडिट नोट्स क्या होते हैं। हाँ हाँ, तो उसमें देखो हमारा कुछ बस है नहीं, है ना। तो इसमें देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ फिनेंशियल क्रेडिट नोट का मतलब होता है कि पहले हमने माल बेचा 1 लाख रुपया का मतलब, उसके बाद जीएसटी लग गया 18%, 18,000 हो गया, 1,18,000 का सेल वैल्यू हो गया। बाद में उसको 5,000 रुपया डिस्काउंट दिया। और फिनेंशियल क्रेडिट नोट का मतलब हुआ कि उसमें जीएसटी नहीं लिखा जाए। बाद में जो क्रेडिट नोट दिया जाएगा उसमें जीएसटी कम नहीं होगा, उसमें जीएसटी का जिक्र नहीं होगा, उसको कहते हैं फिनेंशियल क्रेडिट नोट। और इस सिचुएशन में जो बायर होते हैं वो जितना जीएसटी ओरिजिनल इनवाइस में था वो पूरा पूरा वह अवेल कर सकता है। समझ में आया क्या आपको, ये बताइए। समझ में आया बाबू? नहीं आया तो दोबारा बताएंगे ना। आप बताओगे तो कम से कम फिर हाँ सर, हमको समझ में नहीं आया। नहीं आया समझ में? अ- बोलो। अरे समझ में नहीं आया क्या? बोल ही नहीं रहे। अरे वही नहीं, लो अपने आप सही बात।
हेलो। हेलो हाँ, सर। वापस आ गए आप, ठीक है, ठीक। तो मैं आपको समझा रहा था फिनेंशियल क्रेडिट नोट। आप इसको समझ पाए या नहीं समझ पाए, ये हमको बताइए पहले। क्या आया समझ, थोड़ा थोड़ा जी। आया समझ। क्या समझे मुझे बताइए, फिनेंशियल सर वो, क्रेडिट। हाँ। सर फाइनेंशियल क्रेडिट नोट मतलब कोई सप्लायर अपने वो परचेजर को देता है टैक्स लायबिलिटी घटाने के लिए। अच्छा, मैं जो कुछ पूछूंगा बताइएगा, ठीक है ना जी। ठीक है। तो लास्ट क्लास में भी एग्जांपल देके बताया था, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो टीचर हैं, हमको पढ़ाना मेरी ड्यूटी है। देखिए, माल बेचा, है ना, मान लेते हैं 1 लाख का माल आपने बेचा, क्या जनरलिटी बनाओगे बताओ। देख, उधार माल बेचा है आपने, क्या जनरलिटी बनाए, मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। उसकी जनरलिटी होगी सन्डी डेटर, या हम मान लेते हैं राम, है ना, वो अच्छा रहेगा, किसी का नाम ले। मान लेते हैं राम को आपने माल उधार देता है। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अच्छा, 5,000 बाद में डिस्काउंट दिया, इसकी जनरलिटी आप बता दो, तब समझ में आएगा कि आप समझ गए फिनेंशियल क्रेडिट नोट क्या होता है। बाद में 5,000 का डिस्काउंट दिया, राम को डिस्काउंट दिया, हम 1 लाख तो अठारह सर हजार नहीं फिर लेंगे, 1,13,000 लेंगे, क्या एंट्री होगी? जो कैश अगर इस पे है ना, कैश पे है ना, तो कैश नहीं है एंट्री। भैया, कैश नहीं है, डिस्काउंट दे रहे हैं, सिर्फ हिसाब तो किताब, जो लेन देन, तो पैसा बाद में मिलेगा, या बताइए। डिस्काउंट अलाउड हाँ ठीक है, सेल्स डिस्काउंट या लो। हाँ, जिसका भी नाम होगा जो एंट्री कर रहा है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है कि 5,000 रुपये, और क्रेडिट में तो बोलो, चलो टू राम मैं बोल, क्रेडिट, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? जी। जी। यस सर। ये है फिनेंशियल क्रेडिट नोट, जिसमें डिस्काउंट में जीएसटी की चर्चा नहीं, जीएसटी नहीं लिखा गया, हमको सीधा सीधा 5,000 उसको डिस्काउंट दे रहे। समझ रहे ना बात को? लेकिन अगर हम उसको डिस्काउंट, ये जीएसटी का भी बेनिफिट अगर देना चाहे, अगर जीएसटी का भी बेनिफिट देना चाहेंगे तो कैसे हो? जैसे राम को बेचा 1,18,000 टू सेल, 1 टू आउटपुट जीएसटी 18,000। लेकिन मान लेते हैं किसी कारणवश वो वैल्यू जो 1 लाख थी, या उसने 5,000 का माल वापस कर दिया, मान लेते हैं, या ऐसे नहीं समझते हैं वापस किया, हम ऐसे समझ रहे हैं कि वो 1 लाख का जो सामान था वो वास्तव में 95 का था, होना चाहिए, गलती से वैल्यूशन ज्यादा हो, उसकी एंट्री होगा। वह जो सेल हमने 1 लाख किया, वास्तव में इट शुड बी 95,000, तो उसकी क्या एंट्री हो? उसकी एंट्री ये होगी, ये देखो, सेल अकाउंट डेबिट पाँच, सेल रिटर्न। 5,000, आउटपुट जीएसटी, अब 5,000 का 18% शायद 900 होता है, 18 पंचे 90, 900 होता है, टू राम है। तो इसमें जीएसटी इन्वॉल्व हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि माल का जो दाम 1 लाख है वो गलती से 1 लाख लिखा गया, वह 5,000 होना चाहिए,
यहाँ पे जीएसटी भी घटेगा। तो जो राम थे उसने कितना जीएसटी इनपुट अवेल किया, ये बता। उसने कितना जीएसटी इनपुट अवेल किया, कितना का जीएसटी का बेनिफिट मिला उसको? 18,000 और 900। 18,000। 18,000 में से 900 माइनस कर देंगे ना। हाँ, 18,000 में 900 माइनस हो जाएगा, तो ये 17,100 बचेगा। तो ये जो पांच, ये जो हम इशू करेंगे, ये क्रेडिट नोट ही तो इशू करेंगे। यस ये जो सर। है ना, क्योंकि बाद में अगर पिछले सेल से रिलेटेड कोई गलती हो जाए तो उसको एडजस्ट करने के लिए क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू करें। तो जहां पे जीएसटी इन्वॉल्व है उसको फिनेंशियल क्रेडिट नोट नहीं कहते, जिसमें जीएसटी इन्वॉल्व नहीं है उसको कहते हैं फिनेंशियल क्रेडिट नोट। और वह डिस्काउंट भी, यहाँ भी डिस्काउंट दे रहे हैं या वैल्यू घट रही है। तो जिसमें जीएसटी नहीं, जीएसटी कोई जिक्र नहीं होता, जीएसटी अफेक्ट नहीं होता, उसको फिनेंशियल क्रेडिट नोट कहते हैं। जिसमें जीएसटी अफेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं, है ना, जिसमें जीएसटी इफेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं? फाइनेंशियल क्रेडिट। नहीं, फिनेंशियल क्रेडिट नोट तो हुआ जिसमें जीएसटी का जिक्र नहीं है, है ना जी। तो उसको कहते हैं कैश डिस्काउंट विथ प्री एग्रीमेंट, है ना जी। उसको ओके कहते सर। हैं कैश डिस्काउंट विथ प्री एग्रीमेंट। प्री मतलब एग्रीमेंट। पहले से ही पता है, जब हम ट्रांजैक्शन कर रहे थे उसी समय पता था कि भाई ये हमसे डिस्काउंट लेना, ये एग्रीमेंट उसी समय हो गया, है ना। तो उसको प्री एग्रीमेंट, है ना, प्री कैश डिस्काउंट विथ प्री एग्रीमेंट का। उसमें जीएसटी का चर्चा होता है, जीएसटी भी साथ साथ में घटता है। ठीक है ना जी। तो आगे जी बढ़ते सर। हैं। के बारे में देखिए चर्चा फिर से, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। वेयर टू रिवर्स आईटीसी ऑन डिस्काउंट। रिवर्स होने के लिए आपको पहले से ही, जिसमें आप सेल कर रहे हैं उस समय ही ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है कि हम बाद में डिस्काउंट आपको देंगे, कैश डिस्काउंट देंगे। यानी आप पेमेंट करेंगे तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। उसमें जीएसटी इफेक्ट होता है, ये देखो पहले से ही, पहले से ही पता है, तो जीएसटी इफेक्ट होगा, जीएसटी भी घटेगा। और पहले से नहीं पता है, बाद में आप दे रहे हैं तो जीएसटी इफेक्ट नहीं होगा। जिसमें ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें ही सारी बात हो गई है कि ये डिस्काउंट हम देंगे, तो बाद में डिस्काउंट के साथ साथ जीएसटी भी एडजस्ट होगा। लेकिन जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें अगर पता नहीं है तो बाद में घटाएंगे, लेकिन जीएसटी इफेक्ट नहीं होगा। मैं समझता हूँ आप समझ गए बात को। यस सर। हाँ, ठीक। अब देखिए, ये रूल 27 हम लोग पढ़ रहे हैं। रूल और सेक्शन क्या होता है पता है आपको? ये नहीं रूल है सर। और ये सेक्शन, मेन तो सेक्शन ही होता है ना, रूल यस तो सर। आपको कम ही मिलता है। तो रूल क्या होता है पता है आपको? नो सर। देखिए, मेन बात तो सेक्शन में लिखी जाती है, जीएसटी एक्ट है उसके सेक्शन में। रूल यस सेकेंडरी सर। होता है, रूल जो है वह सेकेंडरी होता है। और रूल को बनाने के लिए पार्लियामेंट की जरूरत नहीं होती। रूल जो है दूसरे ऑफिसर भी बना सकते हैं। जो मेन है उसको सब्सटेंशियल एक्ट कहते हैं। जो मेन एक्ट होता है सेक्शन वाला, उसको सब्सटेंशियल एक्ट कहते हैं। और जो रूल होता है वो प्रोसीजर एक्ट कहते हैं, कि प्रोसीजर कैसे होता है। तो मेन बात तो आपको एक्ट में लिखा रहता है, लेकिन रूल जो है वह उसका सब्सिडरी होता है। जैसे मान लेते हैं कि कानून बना कि भाई सबको शिक्षा देना है, फ्री देना है। आप समझ रहे हैं ना बात को?
यस शिक्षा सर। देना फ्री देना है। अब उससे रूल क्या होगा निर्धारित कि भाई हर स्कूल बनाया जाएगा, इतने किलोमीटर में इतना एक स्कूल होना चाहिए। स्कूल संडे को छुट्टी होगी, उसका भोजन का व्यवस्था भी होगा, एक प्रिंसिपल होगा, है ना, सबको आना है, अटेंडेंस है, ये सब रूल, प्रोसीजर रूल। अच्छा, स्कूल का टाइम इतना होगा, है कि नहीं। अब आप रात में स्कूल यस सर। खोलेंगे क्या? रात में स्कूल खोलेंगे क्या? नो सर। नहीं नो खोलेंगे, सर। प्रोसीजर है। तो रूल जहां पर सब्सटेंशियल एक्ट में लिख दिया कि जीएसटी पे लागू होगा, लेकिन सब उससे बात नहीं बनेगी। कई रूल, रूल का मतलब सब्सिडियरी है, उसको हेल्प करता है, मेन एक्ट। अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं रूल। रूल जो है, वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस वेयर द कंसिडरेशन इज नॉट ओनली इन मनी। अब इसको कानून में, एक्ट में तो नहीं लिखा, लेकिन कहता है कि बदले में ऐसा रूल, वैल्यू ऑफ सप्लाई जहां पर पूरा मनी में पेमेंट नहीं हुआ है, मान लो कुछ एक्सचेंज में भी हुआ है, या कुछ और भी चीज दिया जा रहा है बदले में, काइंड्स दिया जा रहा है, उस सिचुएशन में उस सामान का कैसे वैल्यूशन। तो अगर ओपन मार्केट में उसका वैल्यू अवेलेबल है, आपको पता है कि ओपन मार्केट में उसकी क्या कीमत है, अगर उसका, तो उसका जो ओपन मार्केट वैल्यू है वह उसका सप्लाई का वैल्यू माना जाएगा। आप समझे क्या हमने क्या कहा? अभी आप समझे क्या? नहीं सर, एक बार फिर समझा दीजिए। हाँ देखिए, अच्छी बात है, नहीं बोला आपने, अच्छी बात। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, पर्पस तो ये देखिए, जहाँ पर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इज फॉर कंसिडरेशन नॉट ओनली इन मनी, द वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो। मान लेते हैं हम आपको पढ़ाते हैं, मान लेते हैं हम आपको पढ़ाते हैं, और हमारे पढ़ाने का जो मार्केट वैल्यू है 10,000, समझ रहे हैं ना। यस सर। हाँ, हम सबसे 10,000 लेते हैं, आपसे भी 10,000 लेते हैं, तो पूरा कंसिडरेशन मनी में हम्म। है ना, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन मान लेते हैं हम आपको पढ़ाते हैं, और मैं पर आपके घर पे जाता हूँ पढ़ाने के लिए, आपको घर पे जाता हूँ, रिकॉर्डिंग तो लगता है हम कौन नहीं किया है क्या? क्या है, क्या सर हो? ऑन है। ऑन है। अच्छा ठीक। तो कहने का मतलब, हम आपके घर पे पढ़ाने गए, और मान लेते हैं मेरे पास स्कूटर नहीं है, मैं बस से जा रहा हूँ, और आपके पास पुरानी एक स्कूटर रखी हुई है, और हम्म। वो आपकी जरूरत की चीज नहीं है, मैंने कहा कि स्कूटर दे दो, तो हमने बोला कितना दूंगा, बोला सर कोई बात नहीं, 4,000 दे। अब आप पैसा कैश में कितना देंगे? आपने 4,000 के बदले में तो हमको स्कूटर दे दिया, बाकी कितना पैसा देंगे? हमारी फीस 10,000 है, 6,000। 6,000। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका, अब दूसरे तरीके से जो, दूसरे तरीके से जो, आपसे हमने कोई बात नहीं करी पैसे, हम पढ़ाने गए, स्कूटर ले लिए, वैल्यू उसकी 4,000 है, और बाकियों से सबसे 10,000 लेते हैं। तो आपको जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो उसकी कितनी वैल्यू हुई? 10,000। 10,000 है। तो कहने का मतलब यही है, ये पहला पॉइंट में यही है कि पूरा अमाउंट यदि मनी में नहीं है, बीच में कुछ बार्टर भी है, तो उसका सप्लाई का वैल्यू ओपन मार्केट में अगर वैल्यू है अवेलेबल, तो जो ओपन मार्केट में वैल्यू है वही यहाँ पर सप्लाई की वैल्यू मानी जाएगी। और जीएसटी कितने पे लगेगा? 4,000 पे लगेगा या 10,000 पे लगेगा? 10,000 पे। 10,000 पे लगेगा। तो यही हमने बात आपको अभी बताई, ठीक है ना। यस सर। ठीक? हाँ, मीनाक्षी चिंता नहीं करना है, हम आपको वीडियो बना के भेज देंगे, सभी को भेज देंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अगर अभी समझ गए ना बात को, तो पहले पॉइंट में हमने यही बताया। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। व्हेन दी ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द सप्लाई इज नॉट अवेलेबल। मान लेते हैं ओपन मार्केट में इसका वैल्यू को पता ही नहीं है ना, हम पहली बार मान लेते हैं आपको पढ़ाने के, तो हमें तो खुद ही नहीं पता नहीं कि हमें कितना लेना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना? यस सर। हाँ, हम आपको पहली बार पढ़ाने गए, तो हमें तो खुद ही नहीं पता कि हमारी कितनी फीस होनी चाहिए।
तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में सप्लाई की वैल्यू क्या होगी? अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा? इसी पे है रूल 27 का दूसरा पॉइंट कि टोटल ऑफ जो मनी में दिया वो any such further amount in money as is equivalent to the consideration not in money if such amount is known at the time of supply। कहता है एनी सच फर्दर अमाउंट, जितना पैसे में दिया वो तो ठीक है, बाकी वैल्यू को कैसे बढ़ाएंगे, है ना? तो एनी सच फर्दर अमाउंट इन मनी एज इक्विवेलेंट टू द कंसिडरेशन नॉट इन मनी इफ सच अमाउंट इज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये तो समझ में नहीं आया कि क्या कहना चाह रहा है, समझ रहे ना बात को? तो इसको क्लियर मैं करूंगा, ठीक है जी, इसको ठीक है क्लियर सर। करूंगा, ये आपका बाकी रहा, इसको क्लियर करेंगे, ठीक है जी। इसको क्लियर करें, वेयर द वैल्यू इज नॉट डिटरमाइंड अंडर ए और बी, अगर ए और बी के तहत भी वैल्यू डिटरमाइंड नहीं हो सकता है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। अब ये बताओ, ये लाइन का अर्थ बताइए कि अगर ए और बी में ऊपर में जो है उससे संभव नहीं हो पाया सप्लाई की वैल्यू निकालने का, तो हम उसी तरह का सप्लाई का वैल्यू देखेंगे, उसी तरह का, उसी सेम तरह का वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है मार्केट। आप समझ में आया क्या आपको? यस आप सर, थोड़ा थोड़ा है। दोबारा बता दो। ए पहले तो ए हम लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, है ना, सीरियल वाइज। अगर दोनों से सप्लाई की वैल्यू का पता ना चल सका तो फिर हम देखेंगे उसी तरह का सप्लाई, उसी तरह का, मैं बोलो सेम, सेम नहीं, हूबहू नहीं, उसी तरह का सप्लाई का वैल्यू मार्केट में क्या है, आप समझ रहे हैं ना? तो वह वैल्यू जो है सप्लाई की हो जाएगी। अभी मेरे, अच्छा मेरे अभी माइंड में आ नहीं रहा है एग्जाम्पल, समझ के बात को ना। अगर हम सर्विस दे रहे हैं और उसका वैल्यू हम नहीं निकाल सके ए या बी में, हम देखेंगे उसी तरह की सर्विस की क्या है, और वो जो होगी वही हम जो सर्विस दे रहे हैं उसकी वैल्यू मानी जाएगी। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो वही है कि अब मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, कोई ऑफलाइन पढ़ा रहा है, तो उसमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो वही है कि सेम उसी तरह की वैल्यू का मार्केट में अगर अवेलेबल है तो वही वैल्यू मानी जाएगी। और कहता है जहां पर ए बी सी तीनों से ना निकाला जा सके उसमें क्या करेंगे, सो सम टोटल ऑफ कंसिडरेशन इन मनी। रेसिडुअल वैल्यू। हाँ ये वाली थोड़ा सा बात अब समझानी पड़ेगी मुझे, तो इसको बताऊंगा। अच्छा एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, आइए। ये सब एग्जाम्पल हम दे चुके हैं, ठीक है ना जी, एग्जाम्पल में टाइम नहीं लगाते, आगे बढ़, बता दिए हैं आपको एग्जाम्पल। अब वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई सेक्शन 15(3), तो यहाँ पे देखिए क्या है, where the value of supply of goods service or good cannot be determined under section इतना, the same shall be determined in such manner as may be prescribed। तो डिस्क्राइब का मतलब फिर अलग से बता, कहता है कि यदि सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत अगर वैल्यू नहीं निकाला जाए तो उसके लिए जो भी रूल प्रिस्क्राइब होगा उस तरह से निकालें, और वो प्रिस्क्राइब रूल जो है 28 में लिखा होगा। 28 देखिए रूल क्या कहता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस और बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन अदर देन थ्रू एन एजेंट।
तो यहाँ पे कहता है वह गुड्स और सप्लाई जो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हुआ है या रिलेटेड पर्सन के बीच में हुआ है, एजेंट को छोड़ करके, एजेंट के साथ जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसको छोड़। अब हमें यहाँ समझना पड़ेगा डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है, रिलेटेड पर्सन क्या है। तो ये दोनों ही चर्चा हो चुकी है पहले भी। आप बताएं डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? डिस्टिंक्ट पर्सन क्या सर होता पर्सन वो होता है ही हैज ओनली वन पैन कार्ड विद मल्टीपल है? हाँ। जीएसटीज। हाँ, तो बहुत अच्छा है। कशिश बताएगी, कशिश बताओ सर डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट पर्सन पर्सन क्या नहीं होता है? होता है। हैं? सर जो वन पैन होल्डर होता है और उसके अलग अलग जीएसटी हाँ। अकाउंट होता है। हाँ सही है, एक कंपनी है और अलग अलग स्टेट में अलग अलग जीएसटी नंबर होता है। तो जैसे आप यूपी में भी आपका रजिस्ट्रेशन है जीएसटी में, और दिल्ली में भी है, तो वो दो एक ही कंपनी है, लेकिन जीएसटी में वो अलग अलग माना जाता है। और जब एक माल भेजेगा दूसरे को तो जीएसटी लगा के भेजेगा। और रिलेटेड पर्सन तो समझते ही है, कंपनी और डायरेक्टर के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, इस तरह का एग्जाम्पल। या पार्टनर्स के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसको रिलेटेड पर्सन कहते हैं। और एजेंट को छोड़ के, एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको छोड़ करके रूल 28 बात करता है। रूल 28 बात करता है यदि डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है घटने की पूरे पूरे चांस है ना जी। कम वैल्यू रखने का पूरा पूरा चांस है, क्योंकि सभी एक दूसरे रिलेटेड पर्सन। इससे रिलेटेड रूल क्या है? अगर ओपन मार्केट वैल्यू, अगर ओपन मार्केट वैल्यू है, जैसे डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है और जो सामान का ट्रांजैक्शन हो रहा है वो उसका ओपन मार्केट वैल्यू है, मार्केट में उसकी कीमत अवेलेबल है, तो जो मार्केट में कीमत अवेलेबल है वही जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कंपनी एक कंपनी है, वह यूपी में भी रजिस्टर्ड है और दिल्ली में भी रजिस्टर्ड। अब यूपी से उसने माल भेजा, 1 लाख रुपया है, उसमें जीएसटी लगा के 18,000 रुपये। कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत है क्या? हम सर देखेंगे कि भाई उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। इसने तो 1 लाख रुपया लगा, लेकिन मार्केट में वह अगर 1,20,000 में बिक रहा है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई सही है? बताओ। नहीं बताएं। समझ नहीं आया। नहीं समझ पाया, बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है। समझ में नहीं आता तो बोलना चाहिए, अच्छी बात है। मैं दोबारा बोलता हूँ, एक ही कंपनी का यूपी में भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है, दिल्ली में। यूपी से माल वो भेज रहा है दिल्ली, 1 लाख रुपया लिख रहा है, 18,000 रुपया जीएसटी है, 1,18,000 होगा, उसमें कोई दिक्कत है क्या? लेकिन मैं नहीं साथ सर। साथ में बोल रहा हूँ मार्केट में उसकी कीमत 1,20,000, मार्केट में उसकी कीमत 1,20,000, तो कोई दिक्कत है क्या? अब नहीं बोल रहे आप लोग। सर है दिक्कत तो। मीनाक्षी आपको क्या हो गया, आप नहीं है क्या? नहीं सर हूँ। अरे तो मैं दोबारा बोलो, दोबारा, चलो दोबारा बोलो। सुनो तो, मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपसे फीस लेता हूँ, तो मार्केट वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक ना जी। और मान लेते हैं कि उसमें जीएसटी भी लगता है। आपको पढ़ाने का 10,000 लेता हूँ, सरकार को 10,000 पर जो भी 180 रुपया शायद जीएसटी होगा, या एक 1,180 या जो भी हो, 1,800 होगा, 1,800 होगा। तो 1,800 मेरे जानने वाले हैं, मेरे जानने वाले बोल रहा हूँ, मेरे रिलेटिव में है या दोस्त है, मैं उसको पढ़ाता हूँ।
तो मैं सेम चार्ज करूंगा या कम करूंगा, ये बताओ। कम करेंगे हैं? सर, आप चार्ज ने आवाज नहीं आई हम दोबारा। करेंगे अपने रिलेटिव पे। कम करेंगे। तो मान लेते हैं हमने उसको 6,000 में पढ़ा दिया, मैं मान कर चल रहा हूँ कि उस पर जीएसटी लगता है, ऐसे है ही नहीं, लेकिन मान रहे हैं, समझ। तो वो सही किया क्या मैं गलती किया, ये बताओ। गलत किए सर, गलत। गलत किया, गलत किया। तो सरकार क्या बोलेगी? सरकार क्या बोलेगी कि तुम मुझे भाई 10,000 रुपये जीएसटी दो ना, 6,000 रुपये क्यों दिए? तुम 6,000 ले रहे हो तो तुम जानो। आर यू गेटिंग ना? यस सर। अगर 6,000 ले रहे हो तुम्हारी समस्या है, तुम जीरो पर आओ, हमें क्या लेना। लेकिन मुझे तो पूरे टैक्स चाहिए। आप समझ में आया क्या? यस सर। अब मैं दोबारा इसको बताता हूँ। ये यूपी और दिल्ली एक ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन। यूपी से दिल्ली माल भेजता है 1,00,000 लिख करके, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू 1,20,000 है। चूंकि वो दोनों एक ही कंपनी है, इसलिए उसने सोचा कि 1,00,000 लगा देते हैं, जीएसटी कम देना पड़ेगा। 1,20,000 लगाएगा तो 1,20,000 रुपये जीएसटी देना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, 1,00,000 या 1,20,000, ये बताओ। वैल्यू 1,20,000 है। हैं? वैल्यू ऑफ सप्लाई 1,20,000 है। ये क्या चीज बोल रही मीनाक्षी, तुम बोलो। सर मार्केट वैल्यू बतानी है। नहीं नहीं, मैं बतानी है कि इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, जिस किस पे जीएसटी लगना चाहिए। 1,20,000 पे लगेगा सर। हाँ। तो अब ये अगर ट्रांजैक्शन ऐसा हुआ तो जीएसटी की नोटिस आएगी। जीएसटी की नोटिस आएगी तो उसको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा जीएसटी देना। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ो। आई होप कि ठीक है। आप समझ के बाद। वेयर द रिसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी। फुल आईटीसी कहाँ पर मिलेगा? The value declared in the invoice shall be deemed to be the open market value of the goods or service। और उस पे जो है when the recipient is eligible for, हाँ भाई, फुल तो आईटीसी मिलेगा ही रिसिपिएंट को, उसमें क्या दिक्कत है ना? फुल मिलेगा, सही बात। when the open market value is not available, अब ओपन मार्केट वैल्यू है ही नहीं, तो हम देखेंगे कि उसी तरह का गुड्स एंड सर्विस का क्या वैल्यू है ना, उसी तरह का। तो सेम उस गुड्स जैसा, वेर द गुड्स, और एक मैं अंडरलाइन कर लूं अच्छी बात। जब गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई एज सच बाय द रिसिपिएंट, द वैल्यू शैल बी एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और बोथ ऑफ लाइक काइंड, और 90% जो है तो रिलेटेड पर्सन है, जो डिस्टिंग गुड्स है, डिस्टिंग पर्सन है, वो आगे फर्दर सप्लाई के लिए भेज रहा है, वो है ना, वेयर द गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई एज सच बाय द रिसिपिएंट। फर्दर सप्लाई करेगा, वो आगे सप्लाई करेगा। तो यह डिपेंड करता है कि सप्लायर क्या ऑप्शन फॉलो करता है। पहला ये है, ये हम पढ़ रहे हैं कि जब वैल्यू ऑफ सप्लाई अवेलेबल नहीं है ओपन मार्केट में, उसके बारे में पढ़ ना। वेयर द गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई, तो वह निर्भर करता है सप्लायर क्या वैल्यू लेता है। उसके पास दो ऑप्शन है, सेम काइंड का क्या वैल्यू है, और अमाउंट ऑफ इक्विवेलेंट टू 90% ऑफ प्राइस चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड, है ना। लाइक काइंड की वैल्यू क्या है, या लाइक काइंड के वैल्यू का 90%, उसमें कोई भी हुआ वैल्यू ऑफ सप्लाई मान सकता है, अपना वो चार्ज कर सकता है। इसमें थोड़ा ऑप्शन, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आज मैं थोड़ा कम ही पढ़ाऊंगा, कुछ मिनट में खत्म कर देता हूँ। संडे को क्लास दे दूंगा, ठीक है जी। ठीक है सर।
आज ठीक इतना है। ही रहने देता हूँ, क्योंकि हमें भी ऑफिस जाना होता है, मिसेज को भी जाना होता है। तो आज इतना ही रखते हैं, संडे को क्लास दे देंगे ज्यादा, ठीक है। बाय। आज इतना ही। ओके बाय सर। ठीक ठीक।